जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान ने अभी कुछ दिन पहले हमारे ऊपर ड्रोन अटैक किया। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर जिस तरीके से ड्रोन अटैक किया वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्ट ऑफ वॉर था। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब सीधे किसी भी तरीके से आकर हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला करना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और पाकिस्तान ऐसी हरकतें पहले भी कर चुका है, चाहे पठानकोट हुआ चाहे पुलवामा हुआ। लेकिन अब सवाल यहाँ से यही है, सवाल यही है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अटैक कर रहा है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पहले वीडियो में भी आप लोगों ने सुना होगा, मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान गली के उस बेवकूफ़ निकम्मे नकारा डरपोक लड़के की तरह है जो पीछे से भाग के, अब अंधेरे के अंदर या कैसे भी पीछे से भाग के आएगा, पीट के चल मतलब थप्पड़ मार के भाग जाएगा, क्योंकि सामने से आने की उसकी हिम्मत नहीं है, इसलिए वो पीछे से प्रॉक्सी वॉर करने के ऊपर भरोसा रखता है। यही सिचुएशन यहाँ पर है। पाकिस्तान इस टाइम सामने से तो अटैक कर नहीं सकता, सामने पाकिस्तान का इंडिया के सामने कोई औकात नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर औकात नहीं है दोस्तों, तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा? इसका नेक्स्ट लेवल ये होगा कि वो पीछे से प्रॉक्सी वॉर, मतलब सीधा आप इंडिया को अगर अटैक नहीं कर सकते तो 1000 कट थ्योरी जिसके ऊपर पाकिस्तान भरोसा करता है उस पर भरोसा करो, और उसके अनुसार क्या है कि छोटे छोटे घाव इंडिया को इतने ज़्यादा दे दो कि इंडिया जो है उन छोटे छोटे घावों से ही मर जाए। ये पाकिस्तान की थ्योरी है। अब इसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं कि असलियत में अब पाकिस्तान को उस छोटे से घाव का नुकसान, इंडिया को उसने खरोंच जो मारी है उसका नुकसान होने का जो डर पाकिस्तान को सता रहा है वो कितना है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और उन बेसिक कंसेप्ट्स की आपको अगर ज़रूरत है, इनके बगैर तो कोई UPSC का एग्ज़ाम पास भी नहीं हो सकता, ठीक है, UPSC और PCS। तो अगर इनको कंसेप्ट्स को क्लियर करना है तो आपको हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं जिसमें NCERT को GS लेवल पर आपसे NCERT पर GS लेवल पर पढ़ाया जाएगा, और उसके लिए आपकी PT की तो 100% के करीब तैयारी हो जाएगी, और मेंस जो है वो भी आपका अच्छे लेवल पर प्रिपेयर हो जाएगा। उसका लगभग 40% जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी हायर लेवल तो देखो वो मेंस में ही तैयारी होगी। फीस अगर आप इसकी देखते हैं दोस्तों, तो फीस जो है हमने 500 रुपीज़ पर मंथ रखी है, और ये पर मंथ फीस इसलिए रखी है क्योंकि इस टाइम पर मेरा मानना ये है कि पॉकेट के अंदर बहुत ज़्यादा सा अमाउंट किसी के नहीं है, तो पॉकेट पर भी असर नहीं पड़ेगा और स्टडीज़ भी कंटिन्यू रहेंगी। अब आ जाते हैं दोस्तों पाकिस्तान के ड्रोन अटैक के ऊपर। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो पाकिस्तान ने इंडिया पर एक ड्रोन अटैक किया। अब उसके साथ समस्या क्या है, वो जिस 1000 कट थ्योरी के ऊपर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये है कि इंडिया को इतने सारे कट दो, इंडिया के ऊपर छोटे छोटे हमले इतने सारे करो कि इंडिया की मतलब हालत ख़राब हो जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ब्लेड से किसी का कत्ल करना है तो एक सीधा चाकू मारने की जगह उसकी नसें काट दो, उसकी गर्दन काट दो, या जो भी है पूरी गर्दन काटने की जगह कट मारो भाग जाओ, कट मारो भाग जाओ। अब ऐसी सिचुएशन में उन्हें डर, उन्होंने हमारे देश के ऊपर जो प्रॉक्सी वॉर छेड़ी, उस प्रॉक्सी वॉर का तरीका क्या था दोस्तों? उस प्रॉक्सी वॉर का तरीका ये था कि हमला करो और भाग जाओ। प्रॉक्सी मीन्स पीछे छिप के हमला करना। अब ऐसे ही ड्रोन अटैक किया। अब प्रॉब्लम क्या है, इंडिया आज से पहले 2016 से पहले अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो इंडिया उस टाइम तक रिटेलिएट नहीं करता था। इंडिया की ये पॉलिसी थी कि हम डिफेंस करेंगे, ऑफेंस नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने आप को बचाएंगे। सामने वाला 100 पत्थर फेंक रहा है, हम बंदोबस्त ये करेंगे कि 100 के 100 पत्थर रोके जाएं। लेकिन सिचुएशन ये होती है दोस्तों कि 100 अगर किसी ने पत्थर फेंके, 100 पत्थर फेंकने में और 100 गोले फेंकने में फ़र्क होता है। सामने वाले ने 100 पत्थर फेंके, उसमें से अगर एक भी लगा तब भी आप घायल होंगे, और सामने वाले ने 100 बम फेंके और उसमें से एक भी लगा तो आप मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब यही 1000 कट थ्योरी है कि बार बार कोशिश करते रहो हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने की। एक एक हमला भी अगर होता है तो हिंदुस्तान का ध्यान यही होगा तुम्हारी तरफ, और दूसरी तरफ वो काम कर ही नहीं पाएगा और इंडिया खुद ही मर जाएगा, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा और जैसा भी देश है। अब ड्रोन अटैक कर दिया। अब इंडिया ने जब रिटेलिएट करना शुरू किया तो पहली बार दुनिया, पाकिस्तान तो छोड़ो, दुनिया भी स्तब्ध थी कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी दिखाने वाला एक देश जो दुनिया को बिल्कुल शांत स्वरूप में दिखाता है, सर्वधर्म संभाव की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, अहिंसा परमो धर्मा की बात करता है, गांधी का अहिंसावादी देश है, बुद्ध का अहिंसावादी देश है,
उसने हमला कर दिया। लेकिन वो ये सोच नहीं पाए कि वही गांधी जब उन्होंने अहिंसा परमो धर्मा कहा तो अगला उसकी लाइन को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में दिखाई दिया, और उसमें वो हिंसा की चर्चा करते हुए शायद यही लाइन है कि धर्म हिताम हिंसा च, हिंसा धर्म च समथिंग, कुछ इस तरीके से लाइन है कि धर्म की रक्षा के लिए मेरा परम धर्म है अहिंसा, मेरा परम धर्म है अहिंसा, लेकिन धर्म की हिंसा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो हम हिंसा करेंगे। और गांधी के जिस देश के बारे में हमारे को चाशनी घोल के समझाया जाता है कि आप गांधी का देश हैं, आपको अहिंसा परमो धर्म है, वही गांधी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लास्ट में करो या मरो का नारा जब देते हैं तो उसमें जब शब्द आता है करो या मरो, तो यहाँ उस मरो शब्द का मतलब है एक्सट्रीम लेवल ऑफ वायलेंस, यानी आप तब तक स्ट्रगल करो जब तक सामने वाला ना मर जाए, भाग जाए, या फिर हम ना मर जाए। तो ऐसे ही अगर आप बुद्धा की बात करते हैं तो बुद्ध ने हमारे को शांति दी, लेकिन शांति में उन्होंने कभी भी शांति का एक्सट्रीम मार्ग नहीं बताया। उन्होंने कहा मध्यम मार्ग है कि जहां तक हो सके हिंसा मत करो, अहिंसा को फॉलो करो, लेकिन अगर सामने वाला तुम्हारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो भाई साहब वो जो कुंफू कराटे वगैरह हैं वो बुद्धिस्टों की ही देन है, बुद्धिस्टों की ही देन है इस दुनिया को। तो ये कहा जाए कि अहिंसा परमो धर्मा और भारत एक अहिंसा का देश है, अहिंसा का पुजारी है, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। अहिंसा तब तक जब तक सामने वाला नहीं मानता, और सामने वाला जब मानता ही नहीं है तो उसके बाद उसको साले को इतना मारो कि उसके बाद उसको उसकी औकात याद आ जाए। तो अहिंसा परमो धर्मा का हमारा जो श्लोक हमें समझाया जाता है वो अधूरा है। अब हमारी सरकार को वो श्लोक पता है, आज से पहले वाली जितनी सरकारें आई शायद उन्होंने वो श्लोक अधूरा ही पढ़ा था कि अहिंसा परमो धर्मा। ये जो सरकार आई इसे पता है कि अहिंसा परमो धर्मा, और अगली लाइन भी पता है कि अगर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ जाए तो वो भी करेंगे। और यही एक कारण है कि धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जब सामने वाले के घर जाके बिना बुलाए चले गए और बिरयानी खाए और सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी जब नहीं मानने, भाई ऑब्वियस सी बात है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इससे ज़्यादा और मामला क्या होगा कि वो प्रधानमंत्री दुश्मन देश के प्रधानमंत्री के घर जाके बिल्कुल बिना बुलाए जा रहा है और जाके बिरयानी खा के आ रहा है और कह रहा है भाई मान जा, भाइयों की तरह रह सकते हैं। और वो निकम्मा जब माने ही ना तो क्या किया जाए, फिर तो ऑब्वियस सी बात है सर्जिकल स्ट्राइक ही होगी। फिर दोबारा नहीं माने तो दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, और अब फिर नहीं मान रहे। अब डर यही है, और ये डर पाकिस्तान का बड़ा अच्छा लगा जब आईएसआई के चीफ ने दावा किया कि इस बार स्ट्राइक के अंदर भारत राफेल का इस्तेमाल कर सकता है। चाहे भारत कुछ और कर रहा हो और चाहे सामने वाले को डरा, कई बार तो ऐसा होता है ना कि सामने वाला आपसे डर रहा है लेकिन उसने कुछ गलती कर दी, तो सामने को डराने का भी मजा अलग होता है। सामने वाले को डराने का भी मजा अलग होता है। कई बार स्कूल में भी होता था, कोई ऐसा खतरनाक टीचर होता था जो बच्चों को बहुत मारता था और बच्चे उसे डरते थे। कई बार वो टीचर क्लास में आके गुस्से में ऐसे ही बैठ जाता था मुंह बना के, और बच्चे उसी से डर रहे होते थे। यहाँ तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया है। अब यहाँ समझिए लॉजिक क्या है इसके पीछे का लॉजिक असलियत में एक पैनिक क्रिएट करना है पाकिस्तान में, और पैनिक एक प्रेशर क्रिएट करना है इंडिया पे प्रेशर ये क्रिएट करना है कि इंडिया को अब एक जाल में फंसाने की कोशिश चल रही है कि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वो अटेंटिव नहीं है, डरा हुआ है, एक्टिव है, और भारत उस डर, पाकिस्तान को डरा हुआ समझ के कोई ऐसे कदम उठा ले जो कि भारत ही फंस जाए। और रही बात राफेल की, तो वो एक असेसमेंट भी कर रहे हों, और वो असेसमेंट ये हो कि भारत एक नया प्लेन है जो कि भारत की सेना के अंदर शामिल हुआ है, भारत की एयरफोर्स में शामिल हुआ है, और एयरफोर्स अभी तक उस राफेल को यूज़ नहीं कर पाई है, बॉर्डर क्रॉस करके अटैक करने में उसे प्रैक्टिस नहीं कर पाई है, उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर पाई है। तो पॉसिबिलिटी ये है
कि पाकिस्तान इस टाइम पर यह असेस कर रहा हो कि भारत पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरीके से जाएगा और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। और इसके पीछे एक रीजन और है दोस्तों, रीजन यह है कि पाकिस्तान के पास लगभग थर्ड जनरेशन का F-16, थर्ड और फोर्थ के बीच का, पॉसिबली थर्ड जनरेशन का F-16 प्लेन है। अब जो F-16 प्लेन है वो थर्ड जनरेशन का प्लेन है और यहां जो राफेल है वो फोर्थ प्लस जनरेशन का प्लेन है, लगभग फिफ्थ जनरेशन का प्लेन है राफेल। और दूसरी खास बात ये, जो F-16 पाकिस्तान के पास इस टाइम पर सबसे एडवांस प्लेन्स हैं वो 1970s और 80s के वॉर के हैं, यानी आज से 30-40 साल पुराने। और वहीं पर इंडिया के अंदर जो राफेल्स हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन्स में से एक है। दूसरी खास बात ये, स्पीड से लेकर हर चीज के इस टाइम पर F-16 का अपग्रेडेशन नहीं हुआ और अमेरिका ने F-16 के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करने से मना कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर बालाकोट एयर स्ट्राइक के अंदर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से फेल हो चुका था और वही एयर डिफेंस सिस्टम अगर आप देखें तो शोर इस चीज का चल रहा है कि लोमार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो चाइना से खरीदा गया था और $500 मिलियन देके लगभग $500 मिलियन, 3,500-4 हज़ार करोड़ के आसपास का ये डिफेंस सिस्टम खरीदा गया। और मजे की बात ये कि इस डिफेंस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है और चाइना से लगातार स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बालाकोट में जिस तरीके से इनका एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार सारे खत्म हो गए या यूं कहें कि कमजोर पड़ गए और इंडिया के एयरक्राफ्ट्स को नहीं झेल पाए या पकड़ नहीं पाए, तो अंदाजा लगा सकते हैं वो भी हमारे पास फोर्थ जनरेशन के प्लेन्स को नहीं पकड़ पाए, तो फिफ्थ जनरेशन के प्लेन्स को कैसे पकड़ेंगे। ये पाकिस्तान का जो डर है ये और ज्यादा पाकिस्तान के अंदर टेंशंस क्रिएट कर रहा है। और यहां पर इंडिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है और ये बिल्कुल सही, और यही एक ISI चीफ का जो बयान है कि इंडिया पॉसिबली राफेल को यहां पर टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है कि वहां 1-2 एयर स्ट्राइक करे और राफेल को टेस्ट करे कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम के सामने इंडिया किस तरीके से अटैक कर सकता है या इंडिया के एयर अटैक के सामने पाकिस्तान किस तरीके से टिक सकता है। और ये डर पाकिस्तान को सता रहा है और साथ में स्पेशली राफेल के नाम पे। लेकिन हो सकता है वो राफेल के नाम पर इंडिया के ऊपर एक दबाव भी बना रहा हो कि देखो, कई बार होता था ना कि हम सामने वाले को चिढ़ाते थे कि अब तुम मेरे पर उससे हमला करके दिखा या ये करके दिखा, तो वो असलियत में राफेल को चैलेंज कर रहे हैं, राफेल के कैलिबर को चैलेंज कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इंडियन गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले, वो उस डिसीजन के ऊपर, ये मेरे हिसाब से तो इंडियन गवर्नमेंट को ही खुली छूट होनी चाहिए और हमें बार बार अपनी भारत सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए कि वो कोई खतरा मोल ले। ठीक है, ये डिसीजन उन पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो जो भी डिसीजन लेंगे देश के हित में बिल्कुल सही होगा। और हमें केवल और केवल इस मामले में भारत सरकार के साथ खड़े होना चाहिए कि आप जो डिसीजन लेंगे ठीक है और हम उसका समर्थन करते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार स्ट्राइक किया जाए, समय के अनुसार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना भी एक बड़ी चाल हो सकती है और कई बार चुप बैठकर सामने वाले को डरे रहने देना भी एक चाल हो सकती है। वो तो समय बताएगा दोस्तों कि होगा क्या, और भारत सरकार जो भी डिसीजन लेगी ऑब्वियस सी बात है पता तो चल ही जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही और अगले टॉपिक के अंदर हम अगली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।